बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो जो कि हमने अपलोड की थी उसके अंदर आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर उसके अंदर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको भी हमने डिस्कस किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये बताया था कि उसके फंक्शंस वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वैसे बहुत ज़्यादा हैं टाइप्स इसकी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और एब्रीविएशन की फॉर्म के अंदर है। देखने में बड़ी अजीब से लगती हैं और शायद बाज़ लोगों ने ये पहली बार सुनी होंगी, ये पहली बार देखी होंगी। तो ये हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं कि ये जिस तरह हद तक जो है वो हो सकता है टॉपिक आसान, इसको हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है SUOS, एक है MUOS, एक है NOS, एक है BPOS, एक है RTOS और एक है TSOS। ठीक है, अब इसको अब बाज लोग जो है इस तरीके से सुओस, मोस, नॉस, डुटॉस, रोटॉस एंड टसॉस इस तरह करके भी इसको बोलते हैं। तो जैसे मर्जी बोल को इसको टसॉस कह लो, रोटॉस कह लो, रुपॉस, नॉस, मॉस, सॉस कह लो, जो मर्जी आपको अच्छा लगता है कह लो, समझ लो इसको। अब आगे हम आ जाते हैं बात के ऊपर और वो क्या है कि SUOS ये क्या है। SUOS जो है ये स्टैंड फॉर, बहुत आसान है वैसे लिखने में तो अजीब सा लग रहा है, तो ये क्या होंगी और कभी सुने नहीं कभी देखे नहीं, GOICI तक पता होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब इनको हम देख लेते हैं। तो SUOS स्टैंड फॉर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी SU सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OS which supports only one user at a time is called सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर अगर एक बंदा एक कंप्यूटर को उसको इस्तेमाल कर रहा है ना, तो आपने वो पढ़ा होना है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए से आप उसको जो है वो रिमोट कंट्रोल से मुराद ये है कि रिमोट डेस्कटॉप के जरिए से आप उसको जो है वो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। रिमोट एक्सेस होती है ना कि मैं आपकी कंप्यूटर जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको ऑन करें तो आप उसको रिमोट विंडो से किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस होती है इसकी। ठीक है, तो अब अगर उस कंप्यूटर सिस्टम को अगर कोई बंदा पहले ही यूज़ कर रहा है तो फिर अगर आप उसको रिमोट एक्सेस के जरिए से आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको फिर ऑफ करना पड़ेगा, यानी उसे छोड़ना पड़ेगा, वो काम नहीं कर सकता। फिर आप उसको एक्सेस करें, आप उसके ऊपर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वो काम करेगा तो या आप काम करोगे। अब सिंगल यूजर में ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर एक बैठा है तो दूसरा उसके पास आके बैठा तो उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा भाई एक वक्त में एक बंदा आओ, दूसरा वापस चले जाओ, ऐसा नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास जो सपोर्ट कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है वो ये है कि एक यूजर एक कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा हुआ है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके ऊपर एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको यूज या वो करेगा या कोई दूसरा जो उसको रिमोट एक्सेस के जरिए से एक्सेस कर रहा है या वो यूज करेगा। ये ऐसे सॉफ्टवेयर को एक वक्त में एक यूजर उसको इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन एक वक्त में एक ही बंदा यूज करेगा। एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस, विंडो 95, विंडो 98 और XP। ये सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये सारे के सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी SOS है। आगे आ जाते हैं MOS, यानी MUOS। ठीक है, अजीब सा लगता है MOS एंड SOS, अजीब सा होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करें इस चीज को। MUOS यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। MUOS स्टैंड फॉर द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। OS which helps, यानी ये वाला OS which allows more than one user at a time is called MOS, the multi-user operating system which allow more than one user। एक से ज्यादा यूजर आप इसके ऊपर जो है वो लॉग इन कर सकते हैं, यानी अगर एक बंदा यूज कर रहा है तो वो भी करता रहेगा, दूसरा बंदा अपने तौर पर जो उसको करना चाहता है तो वो दूसरे जो पहला यूजर है जो उसके ऊपर सिस्टम पर बैठा काम कर रहा है उसको किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह या कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होगी, वो अपना काम में लगा रहेगा, दूसरा उसको एक्सेस करके उसको यूज कर सकता है। तो ये कहलाते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एग्जांपल ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूनिक्स, लिनक्स एंड उबुंटू। ये सारे के सारे जो हैं ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, उबुंटू हो गया, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसके बाद है नॉस। नॉस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉस इट्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OS allows multi-computers to communicate and share the software and hardware resources with one another is called NOS। अब यहाँ पे देखो, ये भी मल्टी
अलाउ करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि एक कंप्यूटर के ऊपर अगर एक प्रिंटर पड़ा हुआ है तो वो सारे यूज कर सकते हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर एक स्कैनर पड़ा हुआ है तो सारे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो अपने रिसोर्सेज होते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, अगर कोई सॉफ्टवेयर भी है, एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है दूसरे को एक्सेस करके यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी कहलाते हैं नॉस, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आप यूँ कह लो कि शेयरिंग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप शेयर कर सकते हो, एज नेटवर्किंग का काम आप ले सकते हो, वो वाले कहलाते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स ऑफ नॉस आर विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी एंड लिनक्स। इसके अलावा और भी होंगी, लेकिन ये चंद एक एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पे आती है। उसके बाद देखिए बीपॉस, यानी बीपीओएस। अब ये क्या है बीपॉस? बीपॉस स्टैंड फॉर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो बैच प्रोसेसिंग है, इस टर्म को आपको सबसे पहले समझना होगा कि बैच हम किसे कहते हैं। जैसे होता था ना, आप स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन लें तो उसके अंदर एक बैच होता है, कि अगर आपसे पूछे थे भाई आप कौन से बैच के हैं, बस अक्सर लोग बैच कहते थे। हमारा बैच जी 2005 का था, हमारा बैच जी 2015 का था, हमारा बैच जी 2018 का था, बैच। ठीक है, तो बैच नहीं बैच, यानी हमारा जो बैच है वो 2005 का बैच है, या ये तो ये भी एक बैच है। बैच होता है ये एक पूरा बल्क। अब हम बैच उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक, यानी एक जो बैच होता है ना, उसके अंदर कोई एक स्टूडेंट नहीं होता। यानी आप वो कॉलेज में अगर एडमिशन किए, सपोज 100 की क्लास है, 2 सेक्शन उन्होंने 50-50 का बनाया, ये एक सेक्शन उन्होंने 100 का बनाया, तो इसका मतलब ये 100 जो स्टूडेंट है ये एक पूरा एक बैच कहलाएगा। इस एक साल के अंदर इन पूरे 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रोसेस करके मार्केट में फेंक देना है कि जाओ भाई बहुत बेहतरीन पढ़ा लिया तुम लोगों को, आप जाओ नौकरियां तलाश करो या आगे जाकर एडमिशन लो यूनिवर्सिटी में, हमने इतना पढ़ाना था पढ़ा है ना ऐसा। तो ये अब ये कहलाएगा बैच। ठीक है, अब बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप इसको यूँ समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टास्क पड़े हुए हैं जो कि आपको रिपीटेडली करने होते हैं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप वन बाय वन लगे रहो उसको, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको शॉर्ट करो। शॉर्ट से क्या मुराद है? शॉर्ट से मुराद है कि आप इसको पूरा एक बैच बना के कंप्यूटर सिस्टम को असाइन कर दो कि ये भाई तुम्हारा एक टास्क है कि तुमने रिपीटेडली करना है। यानी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो रिपीटेडली एक ही काम है वो बहुत सारों को आपने डिलीवर कर। जैसे आपका क्लास है, बैच क्यों बनाई जाती है, क्लास क्यों बनाई जाती है कि उसके अंदर 50 बच्चे बैठे हुए, एक प्रोफेसर एक उस्ताद आता है, वो वहाँ पे लेक्चर देता है तो सारे सुनते हैं, वो किसी एक के लिए नहीं आता। वो अलग बात है कि उसकी एफिलिएशन किसी एक के साथ हो जाए, लेकिन वो एक के लिए नहीं आता। अब वो ऐसा क्यों नहीं करता कि एक बच्चे को पढ़ाए, फिर दूसरे बच्चे को पढ़ाए, फिर तीसरे को पढ़ाए। जैसे कि आप देखें कि गाँव वगैरह के स्कूल होते हैं, वहाँ पे बेचारे जो उस्ताद होते हैं वो मेहनत भी सबसे ज़्यादा करते हैं, रिवॉर्ड भी बेचारों को बहुत कम मिलता है। बाहर का जो एक कॉलेज है वो प्रोफेसर होता है वो शायद इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन चलो ठीक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो लेकिन उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो वो जो गाँव है ना, गाँव उसके अंदर जो उस्ताद पढ़ा रहा है ना, आदमी बैठ के टाट के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, वो कुर्सी पर बैठा पढ़ा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कोई आसानी पैदा की जा सके, कि उसके लिए भी सर्वे हो, उसके लिए भी कोई एक तरीकार हो, या उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाए जिसके ज़रिए से वो कुछ बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, इधर वाले इधर लगे हुए हैं, इधर लोग अपने प्रमोशंस की पड़ी हुई है, वो बेचारा उधर बैठा है। तो जरूरत इस बात की है कि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए, उनको भी गाइड किया जाए। तो क्यों? क्योंकि वो भी बैच प्रोसेसिंग तो वो भी बेचारे कर रहे हैं ना, रिवॉर्ड कम है, पंखा नहीं है, चीज़ें हैं। गाँव के लिए गाँव ऐसे हैं जहाँ पे जहाँ उस्ताद के साथ ये हाल है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो तालिब इल्म होंगे वो कोई बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स बन के निकलेंगे वहाँ? ठीक है, और फिर वो जब मेहनत करके कोशिश करके कोई ना कोई एक आध रुलता थड़कता कहीं अगर वो आ भी गया किसी शहर के अंदर, और उसको किसी ने बताया भाई CSS का मुकाबले का ज्ञान दे क्योंकि इसके अंदर किस्मत बदलती है इंसान की। ठीक है, और बेचारा मेहनत का हाँ सादा लोग, उसने फिर किताबें पढ़नी, मेहनत करनी शुरू कर दी और CSS एग्जाम दिया, नहीं हुआ। ठीक है, जो नौकरी लगवाने वाले लोग हैं वो उसको पता क्या कहेंगे, बेटा तू ये कर वो कर, वहाँ अप्लाई कर यहाँ अप्लाई कर, वो इम्तहान दे वो इम्तहान दे, ये खाने के कुक और शेफ वाले काम होते हैं ये तू सीख ले। ठीक है, उसको इधर घुमाई फिराई हेल्प उसकी नहीं करेंगे। ये वो एक मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग हम बात करते चले गए। फेसबुक में जैसे ना एक तस्वीर शेयर की हुई थी, आई होप कि मेरे पास होती मैं आपके साथ शेयर करता। वो किसी ने ना बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट किया हुआ था कि वो एक बंदा ना नीचे खाई में गिरा होता है, अब वो हेल्प के लिए ऊपर किसी बंदे को पुकार रहा है, ऊपर वो एक बंदा है वो उसको हाथ दे रहा है ऐसे नीचे कि हाथ मेरा पकड़ और बाहर आ जा।
अब वो हाथ उस बेचारे का जो ऊपर वो सपोर्ट दे रहा है ना, वो हाथ उस बेचारे का नीचे तक पहुंच नहीं रहा। अब वो छलांग उठा के जिस तरह करके कोशिश करके ना वो करने की कोशिश कर रहा होगा, उससे नहीं हुआ। अब जब वो उसका ऊपर का एंगल दिखाया गया ना, तो वहां पे ये पता चला कि सीढ़ी उसके जो ऊपर से हाथ दे रहा है ना, वो सीढ़ी उसके बैक पे पड़ी हुई है। वो सीढ़ी उसको नहीं दे रहा, उसको हाथ दे रहे हैं। अब यहाँ दो बातें समझ आती हैं कि एक तो उसके पास अकल नहीं है, या दूसरी बात ये है कि वो है ही मुनाफिक किस्म का बंदा, कि वो जो उसको ये जाहिर कर रहा है कि भाई मैं तेरा हमदर्द हूं, हाँ मेरा हाथ पकड़ बाहर आ जा। वो बंदा सब यार कितनी मेहनत कर रहा है यार मेरे साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके पीछे सीढ़ी पड़ी हुई है कि वो मुझे दे देता। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि वो भी अगर ऊपर आ जाएगा और मैं भी उधर ही हूँ, तो मैं तो कौन सा सीढ़ी ऊपर और ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो वो मेरे बराबर हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि बराबरी तो हमें अच्छी नहीं लगती। ये हमारे हाल है, ये हमारे हालात है जिसके तहत हम लोग जलील हो रहे हैं। और ये ऐसे इंशाल्लाह अगर हालात रहे ना, तो ये आप शुक्र करें कि इसी तरह हालात हमारे रहे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूं ही रहेंगे और कोई चेंज कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जब हम किसी के लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा नहीं करेगा। ये बात हकीकी है और ये अटल है। ठीक है, फिर आप कोसें बैठ के, इंडिया वाले इंडिया को कोसें, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को कोसें, हर बंदा एशिया कंट्री वाला कोसे कि वो देखो यूरोप कहाँ पहुंच गया, ये हम कहाँ जलील हो रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई ऐसे ही कोसते रहना तुम लोगों ने, कोई कुछ नहीं बनना। ठीक है, और वो उधर से बैच प्रोसेसिंग करके तुम लोगों को मार्केट में फेंके जा रहे हैं। हर साल कितने स्टूडेंट्स लाखों की तादाद के अंदर यूनिवर्सिटियां प्रोसेस करके मशीनों की तरह गाला होता है ना, गाला, उसको ठोसा, उसने टक 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 ऐसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करके दे ठाक करके मारा पैर और गंद की तरह उसको फेंक दिया जाता है और उसे वो पता ना कोई औकात है। ये हमारे नौजवानों का इस वक्त हाल हो चुका है। ठीक है, तो जब इस तरह के हालात होंगे और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे आम तबके के लिए, एक पढ़ा लिखा जो बंदा होगा, 16 पढ़ा हुआ है, जो एमफिल है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको फिर धक्के खा रहा है, और एक अनपढ़ा गवार जाहिल गवार जो है वो आगे अथॉरिटीज पे बैठा हुआ है और वो किसी अच्छी मंजिल के ऊपर, उसने मकाम हासिल किया हुआ है तो उसके पास पैसा है, वो बड़े पैसे की बेस पर बड़ी अजीब बात करता है। ठीक है, और ऐसी बात करेगा अगले बंदा कहता है यार वाह यार क्या बात की इसने, उसके खिलाफ बोलता भी कोई नहीं है। और जो नीचे पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो बेचारा खामोश चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। क्योंकि जब वो बात कहेगा ना तो तू ज्यादा सियाना है, और इतना तू अच्छा होता तो तू पैसे कमा लेता, इतना तू अच्छा होता तो तू ये नौकरी हासिल कर लेता, ये कारोबार कर लेता, मुझे देख मैंने इतना कारोबार किया, ये किया वो किया। ऐसी कहानियां सुना के उसको चुप करा देगा। क्यों? क्योंकि बैच प्रोसेसिंग हुई हुई है। उसकी अकल ने इतना काम नहीं किया कि मैं अपने दिमाग को ट्रेन करता कि जिससे मैं इस बंदे को जवाब दे सकता। वो डरा हुआ है, खौफजदा है, और उसने होना है, वो क्या करे बेचारा उसके सामने। ऐसे ही उसको जीना है, ये ऐसे ही उसको कड़ कड़ के जीना है और ऐसे ही उसको मर जाना है। तो जब तक वो ऐसा करता रहेगा तो उसकी नस्ल फिर आगे माँ बाप कहेंगे शादी कर ले, फिर आगे बच्चे, फिर बच्चे हो गए तो फिर बच्चों को भी उसी तरीके से। ठीक है, फिर उनके लिए कोशिश में लग जाएगा, फिर उनको जवान कर, फिर वो बड़े हो गए ना उनके अंदर अकल ना अपने अंदर अकल, फिर वो बेचारे भी जलील होंगे इंतहाई माजरत के साथ। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये 100% इस तरह हमारे माशरे में चल रही है। और ये जो पढ़ा लिखा तबका है वो जलील क्यों हो रहा है, क्यों हम इतने पीछे हो गए? क्योंकि बैच प्रोसेसिंग है साहब। बात को समझे कि यूनिवर्सिटियां जो है वो गारा होता है ना, गारा, वो बना बना के फेंकी जा रही है ना। तालिब इल्म को पता है कि वो क्यों जा रहा है वहां पे, सिर्फ एक व्हाट्सएप मोबाइल वो अलाउ है। एग्जाम में आप बैठे, आप सरकारी हिसाब खाता देखें जरा, कोई कोई खुदा का खौफ करे, कोई जाए छापे मारे और देखे, भी आते भी हैं छापे पढ़ते हैं, उसके ऊपर एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम के अंदर जना वो मोबाइल ले वो सारे बैठे। अब जब इस तरह के हालात पैदा होंगे तो हमारे तुलबा जो, अब ये जो 9वीं क्लास वाला बच्चा जो है उसको अगर ये सिखाया जा रहा है तो क्या वो करप्ट नहीं हुआ? वो उसी दिन से करप्शन का जो है वो शिकार हो गया जिसने उसने मोबाइल खोलकर वहां पे करप्शन कर ली। अब जो इस तरीके से तालीम हासिल करके वो 12 कर गया, 16 कर गया, 14 कर गया, फिर सिफारिश लगी, फिर नौकरी लगी, आपको क्या लगता है वो मुल्क को अच्छा काम करेगा? जो मुल्क आपका तरक्की कर जाएगा? कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि बैच प्रोसेसिंग मेरे भाई। क्योंकि जब तक बैच प्रोसेसिंग होती रहेगी ना ऐसे मशीनों की तरह, आप उसको थोंसते जाए, पीछे से इनपुट देते जाए, वो प्रोसेस तक 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 तक, कोई पता नहीं मशीन क्या पता है कि कैसे प्रोसेस करना है। उसमें आप इनपुट दें, वो प्रोसेस करेगी, ठोक करके फेंकेगी और चल, उसको कोई कंसर्न नहीं कहाँ जाता है, कोई चीज क्या जाती है, वो ऐसे फेंकी जाती है। तो जब तक इस तरह के हालात होते रहेंगे आप सुकून से बैठे मन मौजी मर्जी के साथ अपनी जिंदगी को जिए, कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह लोगों के जो है वो घर से निकलेगा जनाब काम करने के लिए, वो छोटे मोटी 25 चलान आप देखें, चलान होता है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी, तो वो 25 जनाब उसके ऊपर शिक्के लिखी हुई हैं,
और 25 ऐसी शिकें हैं कि मेरा ख्याल है कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला शायद उसको पूरा नहीं करता होगा। धुआं मारती है जी, इसका इशारा टूटा हुआ है जी, इसकी बत्ती टूटी हुई है जी, इसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जी, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है जी, आप उसके बाद है जनाब इसका लाइसेंस वो जो साइलेंसर नहीं है जी, उसके बाद इसकी जो ब्रेक टूटी हुई है जी, फला फला 125 उसके ऊपर खाते हैं जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो उसने जिसने चलाना आपने हेलमेट नहीं पहना जी, यू नो 100 चीजें। और कि ये सारी चीजें इंसान के फायदे की हैं, फिर वो जिसका चालान हो जाता है। ये मैं अब आपको एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं इससे वीडियो के अंदर, क्यों बात पता नहीं जहन में आ जाती, तो फिर वो कोई और प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म है तो जिसके ऊपर हमें वो शेयर करना पड़ता है, वो भास हमें निकालनी पड़ती है अपनी अपनी अंदर की। अब वो चालान होता है, चालान जनाब वो ले लिया उसने, वो चला गया, ठीक है, जो भी इशू था उसका। तो अब वो चालान जमा कराने के लिए बैंक जा रहा है, तो बैंक वाले जनाब नेशनल बैंक में जमा कराएंगे। नेशनल बैंक में लाइन में आप लगे, लो लंबी लाइन लगी है, उसमें बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, उसमें बेचारी औरतें हैं तो वो भी जनाब एक लाइन के अंदर लगी हुई है, बाकी भी लोग खड़े हुए हैं, वो लंबी कतार। लेकिन वो पीछे से आवाज नहीं दे सकता क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी तहजीब की इजाजत नहीं देती कि वो पीछे से आवाज दे कि भाई ये मेरा चालान जमा हो जाएगा। वो पूरी 25 लोगों की कतार काटते हुए वो जब वहां चालान कराने के लिए वहां पहुंचा, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई आज चालान जमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चालान वाला बंदा है ना, उसकी शादी है उसके किसी भाई की ना, तो वो शादी पे गया हुआ है। तो आप भाई क्या करें, अब भाई वो अब बंदा नहीं है यहाँ पे, अब आप जो है वो कोई और देखें, बाकी चीजें जो है वो ये हो रही है, आप ये चालान जमा नहीं हो सकता, वो बंदा नहीं है यहाँ पे, शादी पे गया। तो भाई उसका कोई अल्टरनेटिव, भाई कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ, आप किसी और बैंक चले जाए, दूसरे नेशनल बैंक चले जाए। अब वो दूसरे नेशनल बैंक के अंदर जाए, जलील हो गर्मी के अंदर, मुसीबत के अंदर, क्यों ऐसा कर रहा है? यानी उसने कोई ऐसा जुर्म कर लिया जिसकी वो सजा भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सारों की ना बैच प्रोसेसिंग हुई हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सारों की बैच प्रोसेसिंग हुई है। तो जो बैंक में बैठे हुए हैं ना, उनकी भी बैच प्रोसेसिंग हुई है, उनके अंदर भी ये ट्रेनिंग नहीं है, उनको भी किसी ने नहीं सिखाया। और जो पीछे से हम लोग जा रहे हैं, हमारी भी बैच प्रोसेसिंग हुई है, हम भी उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। अब बात करेगा कोई बंदा तो वो बन जाएगी बदतमीजी की, यार ये कितना बदतमीज बंदा है, ये पढ़ा लिखा नहीं। बदतमीजी तो बन जाएगी ना मेरे भाई, ऐसे होगा ना। और क्या हो सकता है? अब चले जी, वो दूसरे बैंक गया, वहां उसने चालान जमा कराया। अब वो जाएगा थाने, थाने से अपना लेगा शनाख्ती गाड़ी जो भी है, अब वो लेके निकल रहे हैं। और खुदा न खास्ता अब आगे एक और वो खड़ा हुआ है ट्रैफिक वार्डन, तो उसको रोक के किसी और 25वीं शिप के ऊपर निकाल के, अब उसमें हेलमेट के ऊपर हेलमेट पहना हुआ है, अब वो कहेगा भाई तेरी जो गाड़ी है ना ये धुआं मारती है, ये तेरे जो है ना ये इशारा टूटा हुआ है, ये तेरी ये है, उसने फिर उसका चालान कर। मजेदार लतीफा नहीं बन गया? ये ऐसी चीजें हमारे साथ है। अब ये मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर किया है कि यानी ये अल्लाह करे कि खुदा अकल दे हमारे जो हुक्मरान हैं, जो कि जो सीटों पर मौजूद हैं, कि उनको ये अल्लाह अकल दे कि वो इस तरह का निज़ाम बनाए जिसके अंदर कम से कम एक आम शहरी जलील ना हो। चालान करना जो है ठीक है, जो आपने शिक्के रखी है उसके अंदर ठीक है, हर बंदा उसको अंदर करे, उसकी गलती है, लेकिन कम से कम यार ऐसा तो एक प्रोसीजर बनाओ जिसके अंदर उसको कम से कम सारा टाइम वेस्ट तो ना हो बाकी चीज़ों में। और मसलों मसाइल थोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, और हर शहरी अपने अपने भुगत रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर इंडिविजुअल को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है। बाहर यहाँ पे आप यूरोप की मिसाल लेते हैं, वहाँ पे कोई बेरोजगार होता है ना, तो उसको यानी अगर उसके पास कोई नौकरी नहीं है ना, तो उसको एक मंथली स्टाइपेंड टाइप उसको कुछ अमाउंट मिलती है ताकि अपने में रोजगार जिंदगी वो चला सके। जब नौकरी मिल जाएगी देन इट्स ओके। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी खुद चला रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो अपने किसी मसले मसाइल के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे पर जाएगा, तो उसको 100 ऐसी ऐसी चीजें उसके सामने रख दी जाएंगी जो उसको फुलफिल करनी है। अब वो सारी उसके बाप दादा की तो है नहीं जो दिया है, वो भी ऑब्वियसली कोई किसी 100 मसले मसाइल के अंदर है। अब वो सारी सारी चीजें पूरी नहीं होंगी, वो वहां फंस जाएगा। जो कारोबार करना चाहता है वो कारोबार से तक नहीं कर पाएगा, जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए नौकरी नहीं है। तो मसाइल किसके लिए पैदा होंगे? आवाम के लिए पैदा होंगे। और ये जो आवाम है जब ये जलील होना शुरू होगी ना, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये एक घर के अंदर मौजूद 100 लोगों की कहानी है। और जब ये 100 लोग एक घर से निकलेंगे ना, ऐसी आबादी तो है ना लोग, तो ये एक ऐसा तूफान पीछे खड़ा हो जाएगा जो फिर इन लोगों से आप यूँ कह लो कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं, और जिसके पास पैसा है वो चंद हाथों में अगर जमा होता रहेगा बैच प्रोसेसिंग के तहत, आप सोचो क्या होगा। फिर इनकलाब, फिर रेवोल्यूशन, फिर यही एक दौर बच जाता है, फिर उस चीज की तरफ रास्ते निकल जाते हैं। और अल्लाह करे, अल्लाह इकबाल ने कहा था कि
खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। ये उसने समंदर को देखा तो थकी हुई लहरों के साथ चल रहा था, तो उसने दुआ की कि अल्लाह करे कि तुझ में तूफान आ जाए। क्यों? क्योंकि तेरी जो बहर की मौजें हैं उसमें इस्तिराब, इनको तो मुज़दरिब भी नजर नहीं आ रहा, तू तो ऐसे मरा हुआ नजर आ रहा है। कि तेरी लहरों के अंदर जो लहर होनी चाहिए थी, जो वेव होनी चाहिए थी, टाइडल वेव्स, वो टाइडल वेव तो तेरे में नजर ही नहीं आ रही, जैसे तू मर गया। यही हाल हमारी कौम का हो चुका है इस वक्त कि हम लोग बैच प्रोसेसिंग के तहत अपने आप को एक सिस्टम से अगले सिस्टम में घुसेड़ना चाहते हैं। यानी एमफिल जो बंदा कर रहा है ना, वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला ले लिया जहां पर कुछ नहीं कराया जाता उसको, फिर पता चला जी ये तो फेक डिग्रीज हैं, यहाँ पे ये एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं। एचईसी सोई हुई, ये एचईसी के कौन लोग हैं जो इतने बड़ा एक इदारा खोल के बैठ जाता है, यहाँ पे छोटा सा ढाबे वाला खड़ा हो जाए यहाँ पे, उसके लिए वो पुलिस वाला या बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आके उसको पूछना शुरू कर देते हैं। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं इनका कौन पूछेगा, कौन करेगा इनका हाल? कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला है? और फिर वो बच्चे बेचारे सारे जलील होने के बाद उनको पता चलता है कि हमारा इतना पैसा भी गया, हमारा टाइम भी गया, और हमारी ये डिग्री है वो भी फेक है। वो नहीं पता, क्यों क्यों नहीं पता? क्योंकि पीछे से बैच प्रोसेसिंग के तहत आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि अंदर खाते क्या क्या गेम हो रही है। तो इस तरह के हालात पैदा होंगे मेरे दोस्त, तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर आप कोसते रहे अपने मुल्क को, लेकिन मुल्क को नहीं कोसना चाहिए। कोसना चाहिए तो उन लोगों को कोसना चाहिए जिनकी वजह से हालात पैदा हुए हैं। लोगों की वजह से हालात खराब है, हमारे मुल्क का, हमारे सरजमीन का मसला नहीं। तो अल्लाह करे कि इस बैच प्रोसेसिंग जो इंसानों के साथ हो रही है ना, कम अज कम इससे हम बाहर आ जाए। मशीनें बैच प्रोसेसिंग करती हैं तो वो उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका एक काम ही ये है कि वो रिपीटेडली टास्क को लें और उसको वो बैच प्रोसेस करके उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाएं। तो छोटी सी बात थी, बहुत लंबी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी, खैर हमारा काम था बोल देना। अब जिसने सुनी, जिसने अमल किया, जिसने उसको आगे पहुंचा दिया, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी उसने समझी, उसने अंजाम दे ली, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने कर दी। जिसको समझना है बीपॉस तो आ जाइए, हम करते हैं जी बैच प्रोसेसिंग यहां से दोबारा। तो बीपॉस स्टैंड फॉर द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बीपॉस रिसीव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द बैचेस। ये बैचेस की शक्ल में डेटा रिसीव करता है। यानी बैचेस क्या है कि एक बैच के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क को रिपीटेडली आप उसको कर दे रहे हैं, एंड ईच बैच इज प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। जो पहले आया पहले प्रोसेस हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर। यानी जो पहले आएगा, जो पहले इनपुट हुआ वो पहले आउटपुट भी हो जाएगा। डिफरेंट जॉब्स आर ग्रुप्ड इनटू बैचेस। जो डिफरेंट जॉब्स होती है ना वो ग्रुप की जाती हैं एक, यानी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं तो आपने उसका एक बैच बना दिया। जो सिमिलर होंगी उनका एक बैच बना देंगे आप। बैच बाय एन ऑपरेटर। ये जो बैच बनाने वाला काम है ये एक ऑपरेटर होता है जो ये करता है। वो एक पर्सन होगा, उसे पता है कि अच्छा ये वाला जो काम है ना ये एक है। जैसे कि ईमेल हमने सेंड करनी है और ये ईमेल सेंड करनी है हमने बहुत सारे लोगों को, तो ये पूरा एक बैच है, इसका वो एक कंप्लीट बैच बना देगा। दूसरा क्या जी, सैलरी ट्रांसफर करनी है तो उसका एक मैसेज जाना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, तो ये एक अलग बैच है, इसका वो एक पूरा एक लिस्ट करके एक मैसेज बना देगा। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेटर जो है ये फिर असाइन कर देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर फिर उस बैच को एक जो पर्टिकुलर टाइम जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम के ऊपर वो क्या कर देगा, उसको स्टार्टिंग कर देगा। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर वो उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अ बैंक वांट्स टू सेंड ई स्टेटमेंट टू इट्स क्लाइंट एंड सैलरी स्टेटमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज। ई स्टेटमेंट जो है वो अपने ई स्टेटमेंट आती है ना बैंक की तरफ से, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके पास इतना बैलेंस बोला चाहे जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह आपकी बैंक की होती है। और सैलरी स्टेटमेंट एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ बैंक वगैरह के अंदर, उनकी सैलरी स्टेटमेंट आती है कि आपके पास इतना पैसा था वो आपके पास यहाँ पे वो आ गया, तो वो इसके अंदर लिखा जाता है। देन द ऑपरेटर विल सॉर्ट दीस जॉब्स इनटू द टू बैचेस, वन फॉर द सैलरी स्टेटमेंट एंड अदर फॉर द ई स्टेटमेंट, एंड बोथ ऑफ दीस बैचेस विल बी हैंडेड ओवर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दो बैचेस बनेंगे और दोनों बैचेस ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन हो जाएंगे। नाउ द बीपॉस विल रन ईच बैच ऑटोमेटिकली। अ बैच मे कंसिस्ट ऑफ द मिलियंस ऑफ जॉब्स इवन। ठीक है, एक बैच जो होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ जॉब हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि जो स्टूडेंट है उसकी अब कोई तादाद तो दूध कोई नहीं रह गई, जितने यूनिवर्सिटी में आते हो भाई आ जाओ। ठीक है, हमें तादाद से गर्ज है, हमें क्वालिटी के साथ गर्ज नहीं है। आओ, पैसे दो, बस ठीक है, तालियां बजाओ, इनाम लो, प्लास्टिक के डब्बे लो, और उसके बाद लड्डू लो, उसके मुंह में ठोंस लो, उसके मुंह में ठोंस लो, एंड दैट्स ओके। घर वालों को भी दांव पे लगा के रखो और खुद को भी दगा दो, धोखा दो, और धोखाबाज
बन के फिर कायनात के अंदर एक उस मुल्क के अंदर या दूसरे मुल्कों में जाकर फिर दगाबाजियां करना शुरू कर दो, ताकि फिर दूसरे मुल्क का नाम बदनाम हो या अपने ही मुल्क का नाम खराब होना शुरू हो जाए, है ना। ये है जी, कोई इसके अंदर लिमिट नहीं होती बैच के अंदर, जॉब सिमिलर है, पुट करें ले जाए। तो जी आखिरी दो रह गए और वो है आरटॉस, ठीक है, या इसको आरटॉस कह लें या इसको आरटीओएस कह लें या इसको रोटॉस कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो रोटॉस जो है स्टैंड फॉर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल टाइम होता है, जैसे मिला फॉरेन प्रोसेस, जैसे मिला फॉरेन प्रोसेस। ओएस व्हिच फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम टू एग्जीक्यूट अ कमांड इज कॉल्ड आरटॉस। These are of two types. One is called hard RTOS and other one is called soft RTOS. ये आपके RTOS जो होते हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी जैसे इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, तो इन्होंने कोई वेट नहीं करना होता कोई टाइम का, इन्होंने डिले को इन्होंने मिनिमाइज करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिली फौरन एग्जीक्यूट करना है। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो जो कि आप यूँ कह लो कि हसास इदारों के पास इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे आप कह लो कि आपने जो मिसाइल सिस्टम वगैरह उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये अब इसकी जो हसासियत है या इसका जो टाइम है, जो डिले है, वो वेरी करता है कि आपकी जॉब किस तरह की है। तो इन हार्ड आरटॉस नो डिले इज एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अ मिसाइल टाइम सिस्टम, ठीक है, एक मिसाइल है, अगर आप वो उसको फायर करना है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए एग्जैक्ट जैसे कमांड दे फौरन, ये ना हो कि वो जहाज से जनाब उधर से आप उस सिस्टम के ऊपर हैं और उधर से आपने एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर टारगेट करना था और आपने उसको कमांड दी है और वो खामोश है चुप करके, वो अब बस्ती से वो आगे निकल गया जहाज, वो तो नहीं रुकेगा, वो तो वेट नहीं करेगा कि तू फेंक ले तो मैं खड़ा हूँ, तू फेंक तो मैं जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। अब वो क्या है कि वो वहां पे रुका रहेगा तो फिर फेंकेगा, ऐसा नहीं है, उसको मूव कर जाना है। तो इसका मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि फौरन से उसको जैसे कमांड मिली अटैक कर देना है फौरन से। ये रियल टाइम होते हैं कि इधर से इंस्ट्रक्शन मिली फौरन एग्जीक्यूट कर दिया, इंस्ट्रक्शन मिली एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद इन सॉफ्ट आरटॉस जो होते हैं उसके अंदर माइनर डिले एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन रिस्पॉन्स टाइम है, जैसे आप उसको करते हो ना, आपको बेल आ रही है, तो ये नहीं है कि इधर से आपने उसको ऑन किया तो आपने कहा हेलो या अस्सलाम वालेकुम जो भी आप उसका, और उधर से उस बंदे को जाके आवाज़ आई है कोई 10 सेकंड बाद, जाके 5 सेकंड बाद, तो आगे से हेलो लगाता रहेगा, हेलो लगाता रहेगा। जैसे व्हाट्सएप पे आपने कहा, व्हाट्सएप पे थोड़ा डिले आ जाता है इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से, कि इधर से बंदा उसे कहता और जी सुनाए क्या हाल चाल है, तो वो उधर से कहता कि हेलो भाई आवाज़ नहीं आ रही, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाओ भाई आवाज़, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, यानी उसको एक डिले के साथ जा रही है, यानी उधर से बंदा, फिर आपको समझ लग जाती है कि नहीं उसको थोड़ा सा वेट करके आंसर करना है, तो वो एक डिले है। ये एक सॉफ्ट आरटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी इसके अंदर हो सकता है लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिटिल बिट। अब डिले को आप समझ लें कि कितना डिले हो सकता है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी जी। आरटॉस जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रियल टाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एट द सेम टाइम जैसे इनको कमांड मिलेगी तो फौरन इनको एग्जीक्यूशन करनी होती है। उसके बाद आ जाता है टी सॉस यानी टीएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये टी सॉस क्या है? TSOS स्टैंड फॉर द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग होते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज कॉल्ड टी सॉस। ठीक है, यानी जो मल्टी टास्किंग होते हैं ना, ये एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। वो जो मल्टी टास्किंग कर सकता है असल में वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इन टी सॉस ड्यू टू द मल्टी टास्क द टाइम ऑफ द CPU इज शेयर्ड। इस वजह से इनको कहते हैं टाइम शेयरिंग। यानी एक टास्क मिला, एक टास्क और मिला, एक टास्क और मिला, बहुत सारे टास्क मिल गए। अब आप क्या करोगे कि वो एक ही प्रोसेसर है, ठीक है, अब वो क्या कर लेगा, उसको शेयर कर लेगा। या मल्टी प्रोसेसर भी अब उसके अंदर आ गए, जैसे कोर्स लगे होंगे, डुअल कोर, क्वाड कोर, ठीक है, ऑक्टा कोर वगैरह, तो वो उसको क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करने के बाद हर कोर उसको इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा, फिर आपको रिजल्ट दे देगी। तो ये आपके पास कहलाएगा आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लगी? तो ये था आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक का। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें। बड़ी लंबी हो गई, मेरा वैसे इरादा नहीं था इसको इतना लंबा खींचने का, लेकिन ये खींच गई, पता नहीं क्यों खींच गई। तो लिहाजा अगर अच्छी लगी है भाई तो उसको कर लें लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें बिल्कुल डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।